हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव करते हैं हम। तो पावर फैक्टर पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं पावर कितने टाइप की होती है। तो हमारे पास पावर 3 टाइप की होती है। एक होती है रियल पावर, इसे हम पी से शो करते हैं। ये होती है हमारी वी आई कॉस फाई। इसकी यूनिट जो होती है वो किलोवाट लेते हैं या वाट हम इसको बोल दे देंगे। और एक होती है रिएक्टिव पावर, जिसे हम क्यू से शो करते हैं। ये होती है वी आई साइन फाई। जो रियल पावर होती है वो एक्चुअल में जो हमारा लोड है वो जिस पावर पे वर्क करता है, वो हमारी जिस पावर के द्वारा वर्क करता है वो हमारी रियल पावर होती है। इसे एक्टिव पावर भी हम कहते हैं। रिएक्टिव पावर जो हमारी कोई यूज़फुल वर्क नहीं करती है बट सिस्टम में स्टोर होती है वो, तो हम उसको रिएक्टिव पावर बोलते हैं। और एक अपरेंट पावर है जो हम टोटल पावर लगाते हैं, तो वो थी वी इंटू आई। ये रिएक्टिव पावर हमारी होती है के वी ए आर, और ये हमारी हो जाएंगी के वी ए। ठीक है, तो ये 3 टाइप की पावर होती है। तो एस बराबरी से हमारा होता है पी प्लस जे क्यू। इसी को हम लिख सकते हैं, इसका अगर मॉड निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ऐसे करके हम एपरेंट पावर और एक्टिव और रिएक्टिव के बीच रिलेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर जो वोल्टेज हमारे सिस्टम है और करंट हमारे सिस्टम में कितनी फ्लो हो रही है उसके बीच का एंगल जितना होगा उसका कोसाइन ही हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर। कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये पावर फैक्टर हमको क्या बताता है कि हमारे सिस्टम में कितने इफेक्टिवली हम पावर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा फाई है, तो इसको लिखेंगे हम कॉस फाई। मान लो ये हमारा एक सिस्टम है जिसमें वी वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, उस वो आई करंट ड्रॉ कर रहा है और उनके बीच का एंगल फाई है, तो कॉस फाई हम लेंगे पावर फैक्टर एंगल। अभी दोस्तों जितना ज़्यादा फाई होगा, जैसे फाई अगर 0 है तब हमारा कॉस फाई कितना होता है, 1 होता है। अगर फाई इज इक्वल टू 90 है जब हमारा कॉस फाई कितना होता है, 0। ठीक है, तो ऐसे अगर जितना एंगल कम होगा उतना अच्छा हमारा पावर फैक्टर होगा। ठीक है, तो हमारी डिमांड है यहाँ पर आप देखिए कि P बराबर से वी आई कॉस फाई। ये कॉस फाई जो फैक्टर है वो डिपेंड कर रहा है कि कितनी एक्टिव पावर हमें मिलेगी। अगर आपका पावर फैक्टर 0 है तो आपको यहाँ पर 0 पावर मिलेगी। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसकी इम्प्रूव करने की कौन कौन सी मेथड है। तो पहली होती है स्टैटिक कैपेसिटर मेथड। हम क्या करते हैं, आपका लोड है उसके अक्रॉस हम पैरेलल में इसके कैपेसिटर लगा देते हैं। तो इससे जो रिएक्टिव पावर के कारण हमारा पावर फैक्टर क्या होता है, कम होता है। तो ये जो कैपेसिटर है वो एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है, जिससे हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होता है। सिंक्रोनस कंडेंसर क्या होता है, अगर आप सिंक्रोनस मोटर को नो लोड या बहुत लाइट लोड पर ऑपरेट करते हैं तब ये लीडिंग करंट ड्रॉ करती है, मतलब ये आपको रिएक्टिव पावर सप्लाई करेंगी। और फेस एडवांसर ये हम इंडक्शन मोटर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बट कॉमनली जो मेथड यूज़ करते हैं वो स्टैटिक कैपेसिटर मेथड यूज़ करते हैं। अब देखते हैं स्टैटिक कैपेसिटर मेथड से कैसे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करेंगे। तो ये केस 1 ले रहा हूँ मैं, जहाँ पर हमारा अभी हमने कैपेसिटर नहीं लगाया, तब इनिशियल में जो हमारा सप्लाई वोल्टेज वी है और ये हमारा लोड है वो I1 करंट ड्रॉ कर रहा है, और इस टाइम इसका पावर फैक्टर है कॉस फाई। मतलब V और I1 के बीच जो एंगल है वो फाई1 है, तो हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा कॉस फाई1। अब मैं यहाँ पर क्या किया, लोड के अक्रॉस कैपेसिटर लगा दिया। अब क्या होगा, अभी हमारा नया फेजर कैसे, I1 तो इनिशियल जो करंट पहले थी वही लोड में हमारी सेम करंट फ्लो होंगी I1, लेकिन अब जो सप्लाई से जो करंट ड्रॉ होंगी वो I2 होंगी, और एक करंट हमारा भाई IC में चली जाएगी, कैपेसिटर में चली जाएगी। तो यहाँ से अब जब हम फेजर बनाएंगे तो ये आपका V वोल्टेज रहेगा, आपकी I1 तो फाई1 से ही लैग करेंगी, बट और जो IC है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करेंगी, तो ये IC हो गया। अभी जो हमको दिख रहा है I2 बराबर है वो क्या है, फेजर सम ऑफ IC प्लस I1 है। तो ये हम I2 को लिख सकते हैं IC प्लस I1। तो इसका फेजर सम करना है हमको। तो I1 क्या है, डायरेक्शन ऊपर है, तो इसको अगर I1 के साथ जोड़ना है तो हम इसके फेजर को हम फेजर को यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। जितनी लेंथ इसकी होंगी उतना का उतना यहाँ पर हम कर देंगे, और यहाँ से अब इसको मिला देंगे तो ये हमारी मिलेगी I2। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो एंगल है सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच वो क्या हो गया, कम हो गया, जिससे हमारा पावर फैक्टर क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। इसका मतलब cos फाई2 इज़ ग्रेटर देन cos फाई1। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं फाई2 इज़ लेस देन फाई1 है, इसलिए cos फाई2 बड़ा होगा cos फाई1 से। तो इस तरीके से स्टैटिक कैपेसिटर का यूज़ कर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं हम जो कैपेसिटर बैंक हमने लगाया है उसकी रेटिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों जब हमारा कैपेसिटर बैंक नहीं लगा था तब हमारा जो पावर फैक्टर एंगल क्या था, फाई1 था। तो उस केस में हमारी जो Q1 होंगी वो कितनी होंगी, P इंटू 10 फाई1, मतलब आपकी एक्टिव पावर इंटू 10 फाई1 करेंगे तो आपको Q1 मिलेगा।
आप पावर ट्राइंगल से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ये P होता है, ये हमारा Q होता है और ये S होता है, ये फाई होता है हमारा। तो tan फाई निकलेंगे, tan फाई आप निकालोगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा Q1 इज इक्वल टू P tan फाई 1। जब आपने कैपेसिटर लगा दिया, जब हमारा एंगल कितना हो गया फाई 2 हो गया, तब हमारा जो Q2 होगा वो कितना होगा P इंटू tan फाई 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपकी रिएक्टिव पावर है, अब आपने कैपेसिटर लगाया तो आपकी रिएक्टिव पावर कम हो गई सप्लाई से आप जितनी रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रहे थे वो अब कम हो गई जब आपने कैपेसिटर लगाया। तो टोटल कितना कैपेसिटर सप्लाई कर रहा है, टोटल kVAR सप्लाइड बाय कैपेसिटर, तो वो क्या होगा हमारा QC, और वो क्या होगा Q1 और Q2 का डिफरेंस होगा। तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और यहाँ से Q1 की वैल्यू आप रख दोगे tan फाई 1 माइनस P tan फाई 2, और यहाँ से जब आप P कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan फाई 1 माइनस tan फाई 2। तो यहाँ से कितनी kVAR हमारा कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है वो फॉर्मूला हम इससे निकाल सकते हैं, P tan फाई 1 माइनस P tan फाई 2। और अगर आपको कैपेसिटर की वैल्यू पूछता है तो QC बराबर से हम क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर अपॉन XC, और यहाँ से आप फॉर्मूले का यूज़ करके XC बराबर से होता है हमारा 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहाँ से आप C की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैपेसिटर बैंक की रेटिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं।